नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने की नियमित जनसुनवाई बना सरकार और जनता के बीच सेतु। जन सेवा ही संकल्प के सिद्धांत पर कार्य कर रही राज्य सरकार। कल से प्रदेश भर में मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। जरूरतमंदों को योजना एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से किया जाएगा लाभान्वित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रवाद के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज मुख्यमंत्री निवास पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे केवल विचारक ही नहीं बल्कि कर्म योद्धा भी थे, जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ के माध्यम से एक ऐसा मंच बनाया जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय मूल्यों पर आधारित था। डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो सांस्कृतिक रूप से एकजुट और सामाजिक रूप से समरस हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उनके बलिदान दिवस पर हम उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लें, जिससे एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा ही संकल्प के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई में जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। जनसुनवाई में परिवादी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हैं और मुख्यमंत्री भी प्रत्येक परिवादी को आत्मीयता से सुनकर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई जनसुनवाई में आमजन की परिवेदनाओं को विस्तार से सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी परिवादियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करें, जिससे आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 24 जून से प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं और आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने आमजन से इस अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में पंजीकरण कराकर इसका अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आमजन अपने परिचितों को भी इस अभियान से जुड़कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। जनसुनवाई के दौरान भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा को सिंदूर का पौधा भेंट किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और शौर्य के लिए सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदेश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संरक्षण एवं संचयन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ये अभियान आंदोलन में परिवर्तित हुआ। लाखों लोग अपने घर से निकले और जल संरक्षण कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 20 जून तक के आंकड़ों के अनुसार अभियान के अंतर्गत 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 1,32,00,000 महिलाओं सहित लगभग 2,53,00,000 नागरिकों ने भाग लिया। 42,200 से अधिक जल स्रोतों के साथ ही लगभग 73,900 से अधिक कार्यालयों, अस्पतालों एवं विद्यालयों की भी साफ सफाई की गई। इस अभियान में लगभग 18,900 पूर्ण कार्यों का अवलोकन लोकार्पण हुआ और करीब 5,900 नए कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। इसके साथ ही आमजन ने जल संरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत लगभग 1,02,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान भी किया। अभियान के दौरान जल संचयन एवं जल स्रोतों को सहेजने का संदेश जन जन तक पहुंचाने और जन जागरूकता के लिए 13,600 ग्राम सभाएं, 6,800 प्रभात फेरियां, 9,800 कलश यात्राएं, 6,000 विभिन्न प्रकार की चौपालें आयोजित की गई। दादी दादी, ये क्या है? ये बावड़ी है बेटा। ये बावड़ी क्या होती है? बावड़ी? चल आज मैं तुझे बावड़ी के बारे में ही बताती हूँ।
ये जल का बहुत बड़ा भंडार हुआ करता था। हाँ, हम सब लोग यहीं से तो पानी भरा करते थे। पर अब तो ये सूख गई है ना दादी? हाँ, सूख तो गई है, पर सुनो, हम चाहे तो इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये कैसे दादी? अरे इसका सही तरीके से रख रखाव करके, इसकी देखभाल करके, बरसात का सारा पानी इकट्ठा करके और उस पानी का बहुत अच्छे से उपयोग करके। दादी, हाँ? मैं भी जल मित्र बनूंगी और मैं भी हमारी बावड़ी को फिर से जिंदा करूंगी। अच्छा, शाबाश बेटा, शाबाश। आइए हम सब अपने आसपास के जल स्रोत, नदियों, जलधाराओं, तालाबों की पूजा अर्चना करें। साथ ही बावड़ियों, तालाब, कुओं, बांधों, नदियों आदि के संरक्षण एवं सफाई इत्यादि में बढ़ चढ़ कर के योगदान दें, ताकि बारिश का जल व्यर्थ बहकर नहीं जाए। गुलाबी नगरी जयपुर में अरावली की पहाड़ियों में स्थित गलता तीर्थ, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, अब सुनियोजित विकास की नई मिसाल बनता जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन के नेतृत्व और दूरदर्शी पहल से ये ऐतिहासिक तीर्थ स्थल अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर लौट रहा है, जिससे देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। जिला कलेक्टर एवं मंदिर प्रशासक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में करीब 11 करोड़ 94 लाख की लागत से गलता तीर्थ का समग्र विकास कराया गया है। मंदिर परिसर, पवित्र कुंडों की सफाई, पैदल पथ, शिलालेख, सैंडस्टोन वर्क, सेल्फी पॉइंट, सुंदर गेट, लाइटिंग और हेरिटेज पोल जैसे अनेक कार्यों से गलता का स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गलता मंदिर परिसर और घाट के बालाजी तक नाइट विजन से लैस 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा सज्जा, पौधे, बेलें और हरियाली भी विकसित की जा रही है, जिससे तीर्थस्थल की सुंदरता में चार चांद लग रहे हैं। ये समग्र प्रयास ये दर्शाता है कि जिला प्रशासन केवल संरचनात्मक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है। और अब देखिए प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी व पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। धौलपुर, बारां, टोंक, झालावाड़, जयपुर, बूंदी, सिरोही व राजसमंद जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश बाड़ी, धौलपुर में 102 मिलीमीटर दर्ज की गई। मुख्य दर्ज बारिश इस प्रकार है। बाड़ी, धौलपुर में 102 मिलीमीटर, किशनगंज, बारां में 97 मिलीमीटर, वनस्थली, टोंक में 69.1 मिलीमीटर। एक परिसंचरण तंत्र आज उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। आज भी पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश तथा कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश होने की संभावना है। जून के 23 से 24 को कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश होने की संभावना है। आज 23 जून को कोटा संभाग में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की भी संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून की सक्रियता जारी रहने व पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।